बागबान की रसोई में मैं दीपिका आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। हमारी सरकार किसानों को बीज उपलब्ध कराने से लेकर उनकी उपज बढ़ाने, उसे बाजार में बेचने और उनके प्रसंस्करण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इससे न केवल हमारे किसानों को आर्थिक लाभ हो रहा है, बल्कि वो देश की प्रगति में एक नई कहानी भी लिख रहे हैं। बागबान की रसोई का मकसद आपको ये बताना है कि किस तरह से ये फल, फूल, सब्जियां और अन्य फसलें खेतों से होती हुई बाजारों तक और बाजारों से आपकी और हमारी खाने की मेज तक पहुंचती हैं और साथ ही हमारे रास्ते में आने वाले विभिन्न दर्शनीय स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों की आपको सैर भी करवाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बागबान की रसोई कार्यक्रम का ये सफर आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। इंसान के जीवन यापन के लिए सबसे जरूरी चीजों में भोजन और पानी को सबसे ऊपर माना जाता है। प्रकृति ने पानी तो हमें तोहफे में दे दिया, लेकिन भोजन के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। भोजन में अनाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में मैं बात कर रही हूँ हमारे भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ट्रिटिकम जाति के पौधे यानी गेहूं के बारे में। ऐसा मानना है कि लगभग 12,000 साल पहले गेहूं की खेती पश्चिमी एशिया में की जाने लगी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में इसके अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि लगभग 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं की खेती की जा रही थी और इसका भंडारण भी किया जा रहा था। इतना ही नहीं, फाइबर और मैग्नीशियम से भरपूर गेहूं की खेती करने में भारत पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है और हमारे देश में गेहूं की खेती सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में की जाती है। बागबान की रसोई के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और गेहूं की खेती के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। गेहूं के ये लहलहाते खेत देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने जमीन पर सोने की चादर बिछा दी हो। हवा में झूमती गेहूं की इन बालियों को छूकर मन में उत्सुकता हुई कि सोना कही जाने वाली इस फसल के बारे में सब कुछ जाना जाए। तभी मैंने एक मशीन देखी जिससे खेत में गेहूं की कटाई की जा रही थी। जिस गति से ये मशीन काम कर रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि मिनटों में खेत से फसल काट ली जाएगी। किसानों का समय और मेहनत बचाने के लिए विज्ञान में नित नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे ये कैंपेन या कंबाइन हार्वेस्टर मशीन को ही देख लीजिए। इस तरह के हार्वेस्टर में पूरी मशीनरी फिट रहती है, जिसकी वजह से इससे फसल की कटाई, कुटाई और गेहूं के दानों की सफाई का काम बड़ी ही आसानी से हो जाता है। आप देख ही रहे हैं कि इसमें भूसा अलग निकाला जा रहा है और गेहूं के दाने अलग हैं। गेहूं की बालियों से एक एक दाना बड़ी ही सफाई से अलग हो जाता है। आप ही सोचिए कि इससे समय और मानव संसाधन की कितनी बचत होती होगी। लेकिन क्या मशीन आने के बावजूद फसल कटाई के परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? अपने इसी सवाल का जवाब ढूंढती हुई मैं खेतों में चली जा रही थी कि तभी मेरी नजर पड़ी हाथ से गेहूं की कटाई कर रहे किसानों पर। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था अपने सवालों के जवाब पाने का। गेहूं की फसल से जुड़ी बुनियादी जानकारी किसान से बेहतर और कौन दे सकता है भला? इसीलिए मैं किसान से बात करने पहुंची। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं देख रही थी कि आप अभी यहाँ पर गेहूं की कटाई कर रहे हैं। हाँ जी। जहाँ तक मैंने देखा है कि गेहूं की कटाई मशीनों से भी की जाती है। हाँ जी। तो कुछ बताइए इसके बारे में। देखो जी, खेत तो पूरा मशीन ही काटेगी।
हम तो इसको चारों तरफ से जो छोड़ देती है उसको उठा के और अंदर रख देते हैं, या फिर उसको हम इकट्ठा एक जगह करके थ्रेसर से निकाल देते हैं। और अगर हम बात करें कि गेहूं की फसल के लिए किस तरह की मिट्टी की जरूरत होती है? तो हार्ड मिट्टी भी आती है एक, लेकिन जो बेटर है इसके लिए दोमट मिट्टी है। तो बुआई के लिए किस तरह के बीज का आप इस्तेमाल करते हैं? बीज तो जी देखो ग्रीडिंग होके जो बीज आता है, जो एक एक दाना बिल्कुल ये होगा, ये जर्मिनेट होगा, वो बीज हम लेके आते हैं जी। और सरकार हमें मुहैया कराती है। तो वो जो बीज है वो अगर हमारे किसान भाई लेना चाहें तो कहाँ से मिल सकते हैं उन्हें? वो देखो जी सरकार की अपनी दुकानें हैं, वहाँ से खरीदते हैं, सेंटर हैं उनके, और कुछ प्राइवेट दुकानें भी वहाँ से भी खरीद लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सरकारी दुकानों पर विश्वास करते हैं। और अगर इसमें सिंचाई और साथ में उर्वरक खाद का इस्तेमाल किया जाए तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गेहूं की फसल को लगभग 4 सिंचाई तो चाहिए। जैसे बुआई करते हैं, बुआई के समय भी उर्वरक डालना पड़ता है, उसके बाद भी हमें नाइट्रोजन वाला जो उर्वरक है वो डालना पड़ता है। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि जैविक खेती पर भी बहुत ज्यादा जोर है, तो क्या गेहूं में भी जैविक खेती की जा रही है? ये एक तरह से जैविक ही है जी। जैसे अपने सरकारी यूनिवर्सिटी हैं या और कोई सेंटर है, पूसा सेंटर है, HAU है, जो ये रिकमेंड करते हैं कि आप इतने इसमें रासायनिक उपयोग करो, हम उतना ही डालते हैं, खुद भी इसी में से खाते हैं जी। आप हमारी सेहत देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि गेहूं की फसल पककर कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये लगभग 180 दिन में पककर, जो अगेते वाली वैरायटी है वो 180 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जो लेट वैरायटी है वे कुछ जल्दी अवधि में पक जाती हैं। जैसे हम बुआई करेंगे, ये तो नवंबर के फर्स्ट वीक की होगी, हम दिसंबर के अगर लास्ट में भी बुआई करेंगे, वे लेट वैरायटी होगी, वे अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में वो भी पक जाएगी। और फसल काटने के बाद जब गेहूं निकलता है तो उसका आप भंडारण कैसे करते हैं? पहले तो इसकी सफाई करते, थ्रेसिंग करते हैं इसकी पूरी तरह से। अब जैसे कंबाइन चलती है, कंबाइन से भी हो जाता साफ, उसको फिर हम साफ करते, ये ट्रैक्टर वगैरह पंखा लगा के उसको सफाई करके बिल्कुल, और तब हम उसको भंडारण करते हैं बिल्कुल सूखा करके, ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना हो और ये 1 साल तक, लंबे समय तक चलता रहे। जी, तो भंडारण करने के लिए जगह कैसी होनी चाहिए और किस तरह के बैग्स में इनका भंडारण करना चाहिए? देखो जगह थोड़ी सी हवादार हो, शुष्क हो, वहाँ पर नमी नहीं होनी चाहिए जी। अगर नमी होगी तो ये खराब हो जाएगी जी। अच्छा एक चीज़ और जो मैंने कई बार सुनी है हमारे किसान भाई बहनों से, कि जब फसल की कटाई की जाती है तो उससे पहले जो आपके कुल देवी देवता हैं उनके मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है फसलों का, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है जी, जैसे फसल पक गई, हम इसमें से थोड़ा सा निकालेंगे, पूजा भगवान को तो इतना ही बहुत है खुश करने के लिए, तो उसको अपने पहली फसल के पहली बाल जो है उसको साफ करके हम मंदिर में चढ़ाते हैं कि हमें भरपूर पैदावार दे भगवान। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं जरूर जाकर देखना चाहूंगी उस पूजा स्थल को। आपने हमें गेहूं की फसल के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गांव के पूजा स्थल की ओर जा रही थी कि मैंने ट्रैक्टर चालित कंबाइन हार्वेस्टर देखी। अब मन में एक सवाल और आया कि कटाई के बाद खेत में जो अवशेष बच जाते हैं उनका क्या किया जाता है। मैंने सोचा क्यों ना पूजा स्थल पर जाने से पहले ये भी जान लिया जाए। और मैं जा रही हूँ खेत में काम कर रहे एक और किसान के पास और इसकी पूरी जानकारी हासिल करने। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। अच्छा आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये मैंने अभी अपनी फसल की कटाई कराई है, तो मशीन हार्वेस्टर से काटते हैं। तो होता क्या, कई बार लगता है कि कोई उसमें कमी तो नहीं रह गई, जैसे कुछ पालियाँ हैं किसी वजह से नीचे गिर जाती है, उसमें दाना रह जाता है, तो वो भी चेक करें कि कोई दाने तो नहीं रहे, अच्छी तरह से कटी या नहीं रही। इसके बाद जितना भी हमारा भूसा है इसको मशीन से दोबारा से इसकी कटाई होगी और इसको हार्वेस्ट करके इसका जो पशुओं के लिए चारा बन जाएगा, जिसको हम स्टोर करते हैं, और वो साल भर के लिए पशुओं के लिए बहुत ही बढ़िया चारा होता है। ये इसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया या कुछ भी नहीं होता। ये जितना ड्राई हो जाएगा, जैसे सूख रहा है धूप में, उतना ही अच्छा इसका फोडर बनेगा। हम तो यही समझते थे कि जो फसल अवशेष है या पराली है उन्हें जलाया ही जाता है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इसका इस्तेमाल पशुओं के चारे में भी किया जाता है। ये देखिए, जो आमतौर पे आप मीडिया में सुनते होंगे, टीवी पे सुनते होंगे, जो कहते हैं कि भाई किसानों ने फसल अवशेष जला दिए, उसमें गेहूं का स्ट्रा भी है और पराली भी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
पराली भी आज चारे के रूप में उपयोग होती है, वो भी बहुत कीमती है। और भला हो साइंटिस्टों का जिन्होंने ऐसी ऐसी मशीनें औजार तैयार कर दिए कि हमारा सारा जो तिनका हो सोने में बदल जाएगा। आपने हमें फसल अवशेष के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मैं पहुंची हूं दीपालपुर गांव के मंदिर में, जहां ग्राम देवता भी स्थापित हैं। ये काफी बड़ा परिसर है, जहां बच्चे बुजुर्ग कभी भी आ जा सकते हैं। गांव के ये स्थल बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनकी शारीरिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही किसान अपनी फसल कटाई के बाद सबसे पहले उस फसल से बने पकवान ग्राम देवता के चरणों में अर्पित करते हैं। इसी परिसर में प्राचीन शिव मंदिर भी है, जहां प्रवेश करते ही आपको नजर आएगी राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमा। गांव दीपालपुर का प्राचीन ग्राम मंदिर, और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। इस गांव के लोग यहाँ पर अपने सभी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव, माँ दुर्गा और आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि राधा कृष्ण की प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में लोग बड़े ही उत्साह और भाईचारे के साथ बहुत से उत्सव मनाते हैं। तो आइए इस मंदिर के दर्शन करते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और उसके बाहर नंदी की प्रतिमा है, मानो वो भगवान शिव के द्वारपाल हों। इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव के अलावा माँ दुर्गा की भी प्रतिमा स्थापित है। लोगों की आस्था का प्रतीक ये मंदिर दीपालपुर के निवासियों के मन में एक अलग ही स्थान रखता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं वापस खेत पर पहुंची, जहां कृषि वैज्ञानिक से मिलकर गेहूं के बारे में और भी बहुत सी बातें जाननी थी। नमस्कार, आइए बैठिए। बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि सोनीपत जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने क्षेत्र में गेहूं की खेती की जा रही है? यहाँ पे लगभग 1,42,000 हेक्टेयर के आसपास गेहूं की खेती की जाती है। अनुमानतः ये लगभग 85 से 87% के आसपास क्षेत्रफल है पूरे ज़िले का, जो गेहूं के अंतर्गत आता है। और यहाँ जो फसल चक्र है वो गेहूं और धान का फसल चक्र मुख्यतः है यहाँ पे। उसके अंदर विभिन्न वर्गों के जो किसान हैं, तो उसमें महिला किसान हैं, पुरुष किसान हैं, उनके सभी जो श्रेणी हैं उनके अंतर्गत व्यक्तिगत तौर पर लगभग 50% की सब्सिडी
कृषि यंत्रों पर सरकार मुहैया करवाती है। गेहूं के खेत की तैयारी करने के लिए ये जो यंत्र हैं, ये किस तरह सहायता करते हैं? जैसे आपके स्टार चॉपर हैं, स्टार रीपर हैं, स्टार बेलर हैं, ये यंत्र आते हैं जो खेत से पराली को या जो अवशेष हैं उसको इकट्ठा करके और बाहर निकालने के प्रबंधन में काम आते हैं। दूसरा, खेत में ही अगर खड़े फानों में जिसमें हम बोलते हैं, उनमें अगर हमने बिजाई करनी है तो उसके लिए सुपर सीडर हम लोगों के पास है, हैप्पी सीडर हम लोगों के पास है और जीरो टिल मशीन हम लोगों के पास है। तो उस अवस्था में खेत की बिजाई इन मशीनों से की जा सकती है। अब जैसे बात आई है बिजाई की, तो बिजाई के लिए हमें किस तरह के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, या अगर आप इनकी किस्मों के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, किसी भी फसल का उत्पादन जो है उसके बीजों की गुणवत्ता पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। किसान को कोशिश करना चाहिए कि जो सरकारी बिक्री केंद्र हैं उनसे बीज खरीदें, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उनसे बीज लें, और दूसरे जो हमारे भरोसेमंद जितने भी विक्रेता हैं उनसे ही बीज लें, जिससे उनकी गुणवत्ता अच्छी मिले बीजों की और जो जर्मिनेशन जो है उनका बेहतर रहे। और अगर हम किस्मों की बात करें तो गेहूं में बहुत सारी और बहुत अच्छी किस्में विकसित हैं, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हों, ये राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की तरफ से हों। तो इनमें अगर हम बात करते हैं, WH 1025 गेहूं की अगेती किस्म है, C306 गेहूं की अगेती किस्म है, और WH 1080 गेहूं की अगेती किस्म है। और सामान्यतः अक्टूबर के पिछले आखिरी सप्ताह से और नवंबर के पहले सप्ताह के बीच में जो सही उपयुक्त समय है बिजाई का, उसमें बहुत सारी किस्में हम लोगों के पास है। HD 2967 है, HD 3086 है, DBW 222 है, DBW 187 है, और भी अनेकों किस्में इसमें हम लोगों के पास है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गेहूं की खेती में सिंचाई कितनी की जाती है, और साथ ही इसमें खाद कैसे इस्तेमाल की जाती है? पहली सिंचाई इसकी 25 दिन पर, दूसरी 45 दिन पर, और तीसरी इसकी 65 दिन पर, और फिर आखिरी जो सिंचाई है वो 105 दिन तक रहती है। जैसे खाद की आपने बात की, तो ज़्यादातर इसमें जो आवश्यकता है वो NPK की रहती है, जिसमें 110 kg यूरिया, 50 kg DAP और 20 kg MOP का इस्तेमाल इस फसल के लिए बताया गया है। जहाँ तक DAP की बात है, DAP बिजाई के समय ही खेत में दिया जाता है, और बाकी पहली सिंचाई के बाद और दूसरी सिंचाई के बाद यूरिया की जो बाकी जो अनुपात में जो डोज हैं वो खेत में फसल को दी जाती है। डॉक्टर साहब, गेहूं की खेती के लिए आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए, जो खासकर गेहूं और धान फसल चक्कर के जो किसान हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है कि जैसे रबी की फसल कटाई हो जाएगी, उसके बाद समर मूंग के तौर पर वो फसल ले सकते हैं, या ढेंचे का भी बिजाई कर सकते हैं वो लोग, और इनका हरी खादों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब ढेंचा और इनका प्रयोग करते हैं तो सामान्यतः लगभग किसान भाइयों का काफ़ी सारा रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम हो जाता है इसमें। और दूसरा सुझाव मेरा ये है कि अत्यधिक जुताई खेत की करते हैं तो उससे भी भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती है। तो मेरा किसानों से अनुरोध है कि वर्तमान समय में हमारे पास काफ़ी अच्छे यंत्र हैं जो गेहूं की सीधी बिजाई कर सकते हैं, जिसमें हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है और जीरो टिलेज मशीन है। उनका इस्तेमाल करें, और ताकि गेहूं की फसल की बिजाई के लिए कम से कम जुताई की जाए, और उससे उर्वरकता भी बढ़ती है, और उसके साथ साथ गेहूं की पैदावार में भी इन यंत्रों का प्रयोग करने से काफ़ी फ़ायदा किसान को रहता है। साथ के साथ जब जुताई कम रहेगी तो उसकी जो खर्चा है किसान का, जो ज़्यादा टिलेज करने की वजह से, ज़्यादा जुताई करने की वजह से खेत में हो रहा है, वो खर्चा भी काफ़ी कम रहेगा। तो दोनों तरफ से होगा कि आय भी उसकी बढ़ रही है, और उसके साथ उसकी खेत की जो भूमि की जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर हो रही है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ तक आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और गेहूं के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ
एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जी नमस्कार। मैं भी यहाँ से गुजर रही थी और मैंने चाकी चलने की आवाज़ सुनी और अंदर झांक कर देखा तो आप यहाँ पर गेहूं पीस रही थी। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप इस चाकी से, जैसे अभी तो आप दलिया पीस रही हैं, तो और क्या क्या? आटा भी पीस सकते हैं, बेसन पीस सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो दलिया है ये तो बाहर मार्केट में भी मिल जाता है, तो फिर आप इसे चक्की पर क्यों पीस रही हैं? बाहर मार्केट में तो बहुत सारी मिलावट होती है और हमें इसे घर पे पीस कर ऑर्गेनिक बनाते हैं, तो मिलावट की तो गुंजाइश है ही नहीं। तो मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा है ताकि आप मुझे बताएं कि बागबान की रसोई में आज आप मुझे गेहूं से बना कौन सा व्यंजन खिलाने वाले हैं? दलिया खिलाएंगे आपको, आपके सामने पीसा है। चलिए ठीक है, फिर बताइए कहाँ चलना है? चलिए रसोई में। तो चलिए। हाँ जी। बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में हम पहुंच गए हैं उस पड़ाव पर जिसका आपको और मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। आज सुनीला जी हमें बताएंगी कि गेहूं का दलिया कैसे बनाया जाता है। तो ये बताइए कि हम दलिया कैसे बनाएंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? दलिया में पहले तो पानी डालेंगे, फिर इसमें दलिया डाल देंगे। अब इसको पकाएंगे। अच्छा, और इसे हमें लगभग कितनी देर तक पकाना है? ये 15 से 20 मिनट तक पकेगा। इतने में ये तैयार हो जाएगा। आँच हमें इसके लिए कैसी रखनी है? मीडियम आंच। मीडियम आँच रखनी है। तो देखें कि अभी हमारा दलिया उबला है या नहीं। हाँ जी, दलिया हमारा बन गया समझो। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। हाँ जी। चीनी डालने के बाद हमें 5 मिनट तक इसे और पकाना है। हाँ जी। तो एक बात बताइए कि चीनी डालने के बाद हमें ये ऐसे खुले में पकाना है या वापस ढकना है? नहीं, ढक के पकाना। अच्छा, एक चीज़ और है सुनीला जी कि जब अभी मैं ग्राम देवता के मंदिर में गई थी तो वहाँ मैंने देखा कि जो चूरमा बनाते हैं हम घर पर, उसके लड्डू रखे हुए थे। हमारे यहाँ मान्यता है, जैसे पहला अनाज आया नया, फिर उसे उसका आटा पीसते हैं, फिर उसकी रोटी बनाते हैं, फिर उसका चूरमा बनाते हैं, फिर वो ग्राम देवता पे चढ़ाकर फिर अपना अनाज घर में यूज करते हैं। चलो दलिया तैयार है अब हमारा खाने के लिए। जी, तो फिर जल्दी से दीजिए मुझे। हाँ जी। और मैं खाकर बताऊंगी कि दलिया कैसा बना है। हाँ जी। सुनीला जी, ये दलिया वाकई में बहुत अच्छा बना है और मैंने मीठा दलिया आज पहली बार खाया है, सच कहूँ तो। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आपने इसमें चीनी डाली तो हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, गुड़ भी डाल सकते हैं। तो मैं घर पर ये दलिया ज़रूर बनाऊंगी। सुनीला जी, आपने हमें इतना वक्त दिया और गेहूं का मीठा दलिया कैसे बनता है ये बनाना सिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में हमने जाना कि गेहूं की खेती कैसे की जाती है। साथ ही आज हमने गेहूं का मीठा दलिया भी बनाना सीखा। और ये कोई आम दलिया नहीं, बल्कि खेत से लाए हुए गेहूं को हाथ से चक्की में पीस कर बनाया हुआ दलिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इसकी ये विधि आपको बेहद पसंद आई होगी।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी, एक नई जगह, नई फसल और एक नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुली जब मुर्गा बोला तड़कर, जमींदार की आँख खुली जब मुर्गा बोला तड़कर, बार लकड़ के देखण लग गया 1.5 पर का तड़कर, बार लकड़ के देखण लग गया 1.5 पर का तड़कर, एक हाथ में जुआ उठा लिया दोनों बैल पकड़ कर, एक हाथ में जुआ उठा लिया दोनों बैल पकड़ कर, एक मूल में जुआ टूटा बेसोदी तड़ कर, एक मूल में जुआ टूटा बेसोदी तड़ कर, मरे पड़े कर छाती दड़े कर, फिर खड़ा खड़ा कर था बेचार, जगत में बार दुखी जमींदार, मरे पड़े कर छाती दड़